हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि क्या रोल है, कितना अहम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें 67th BPSC मेंस की, तो कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों गो थ्रू होना जरूरी है, इसका क्या फायदा होता है और इससे हम किस तरीके से ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हैं। चूंकि अभी आपके सामने 67th के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है उससे बढ़ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में लगातार बता रहे हैं। हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप जो आंसर लिख रहे हैं आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं उन वीडियो आंसर से गो थ्रू होऊंगा और उसमें आपको मैं रिस्पॉन्ड भी करता रहूँगा। लेकिन अहम बात यह है कि हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं कराई जा सकती है, और अगर स्पून फीडिंग कराई जाएगी तो वो उतना अधिक इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप अपने सेल्फ एनालिसिस से चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं। यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप खुद से समझते हैं ट्रेंड को, एक तो ये है कि मैं बता दूं परीक्षा के 10 दिन पहले कि देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर देख लोगे तो बहुत चांसेज हैं कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन मैं अगर आपको ट्रेंड समझा दूं कि आप क्वेश्चंस को देखिए, उससे क्या आप सीख सकते हैं, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। लॉन्ग टर्म तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इससे। तो टॉपिक हमारा है रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 67th BPSC मेंस। ओके, तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको ले चलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और वहां पर हम 48th BPSC से लेके 66th BPSC मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही देखेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप इस ट्रेंड को समझिए और आपको क्या कुछ पूछा गया है, उससे आपको क्या सीख मिलती है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप कहिएगा कि सर जो 48वीं BPSC हुई होगी वहां पर अगर करेंट्स अफेयर का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आज उसका क्या रोल है। बिल्कुल सही बात है, उसका आज कोई रोल नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से हमें ये समझ आएगी कि ये करेंट्स अफेयर पूछा गया है तो वो कहाँ से उठाया गया था। क्या वो इंटरनेशनल रिलेशन से इत्तेफाक रख रहा था, या वो इकोनॉमी से इत्तेफाक रख रहा था, या ऐसा कह लें कि पॉलिटी का करेंट्स अफेयर वाला सेक्शन कुछ उठा के पूछ दिया गया। अगर हम बात करें कि प्रेशर ग्रुप से सवाल पूछा गया, तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिसी, यहाँ रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, रोल ऑफ कास्ट, ये सब का ट्रेंड क्या रहा है, हाउ ऑफन दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और इसको आपको किस वे में देखना है। आप ये भी समझते हैं कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, इससे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जैसा कि अभी तक कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम, मुंडा रिबेलियन, संथाल रिबेलियन। तो ये 5 टॉपिक्स तो हम डिस्कस कर लिए जितने डायमेंशंस हो सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, अगर हम कह दें इस तरीके का एक मॉडल क्वेश्चन सोचते हैं कि कंपेयर करने को आ जाता है पाल आर्ट को मौर्यन आर्ट से, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को देखा है, समझा है, तो उसमें एडिशन चेंजेज को आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहले प्लेन क्वेश्चन पूछा जाता था पाल आर्ट को लेके, मौर्यन आर्ट को लेके। पिछले कुछ वर्षों में उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया गया कि उसका आपको बुद्धिज्म के साथ कनेक्शन बताना है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन नहीं हो गया, क्वेश्चन मोर और लेस वही था, लेकिन यहाँ पर इस एंगल को डाल दिया गया कि आप इस तरीके से सोचें। मान लेते हैं कि कभी सवाल आ जाता है इसी ट्रेंड पर मिथिला आर्ट पर या फिर मिथिला पेंटिंग पर। बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। उससे भारत के लोगों को या खासकर बिहार के लोगों को बहुत अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है।
और इससे बिहार का रिवाइवल भी हो रहा है। जिस चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया था, जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, अभी आप देखिए कि उसको हर जगह प्रेफरेंस मिल रहा है। तो इसमें मिथिला पेंटिंग वगैरह में क्या होता है, कोहबर घर का पेंटिंग, अगर हम देखें तो अल्पना पेंटिंग क्या होता है, कौन कौन सी इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका इससे रिलेशन है, किन किन कंपनी ने प्रमोट किया, इंडियन रेलवे किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट कर रहा है, किस तरीके से एसबीआई ने अपने कार्ड पर जगह दिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल रहा मिथिला पेंटिंग को लेके, इस तरीके से। या फिर जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार के दरभंगा के क्षेत्र के मखाना को जीआई टैग मिला, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि 68वीं बीपीएससी में पूछ लिया जाए। लेकिन मखाना, इसको अब लॉन्ग टर्म में समझें, जैसे कि कहा जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर मैं रैंडमली कह दूं कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसमें क्या अप्रोच लेंगे, आप कैसे इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि मुझे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपके पास ये समझदारी आ गई कि ठीक है, बिहार के जो भी जीआई टैग्स हैं जो हाल फिलहाल में मिले हैं या जो पाइपलाइन में हैं, उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके बता सकते हैं कि ठीक है, अगर मगही पान है तो वो कहाँ से हो गया, अगर हम बात करें भागलपुर का सिल्कन, अगर शॉल का बात कर लें, या फिर जर्दालू आम का चर्चा किया जा सकता है, शाही लीची की बात की जा सकती है, इस तरीके से। और इसमें बिहार किस तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकता है। या फिर अगर टूरिज्म सेक्टर की बात आती है तो क्या इस तरीके के सवाल बिहार की इकोनॉमी से, बिहार की इंडस्ट्री से पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इंडस्ट्रीज इन बिहार, और इसके आपके पास बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप उस डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आजकल एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इसमें आप बिहार कृषि रोड मैप को कैसे कनेक्ट करेंगे, या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से कैसे बिहार को फायदा हो सकता है, या जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है जो बिहार में आ रहा है, इससे पहले यहाँ नहीं आता था, अगर नहीं आता था तो क्या कारण थे, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर बेहतर ढंग की प्रशासनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, कंपनियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आने में इच्छुक हैं, लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाए गए, उसके क्या फायदे होंगे। तो ये सारे डायमेंशंस को आप कवर कर सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह। तो अब क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है, यहाँ हमसे कभी कृषि कर्मण अवार्ड पर सवाल पूछ लिया गया या कुछ भी पूछ लिया गया है। तो चलिए हम आपको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और ये 47th जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है वो दूसरे पैटर्न पर होती थी। उस समय 200 मार्क्स का पेपर होता था, 3 घंटे का टाइम दिया जाता था। और यहाँ पर खंड 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए, जैसे डिस्कस द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1957 इन बिहार एंड अकाउंट फॉर इट्स फेलियर। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये 1957 नहीं बल्कि 1857, 1947 में तो बिहार या पूरा देश आज़ाद हो गया है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको बस आप इस तरीके से एनालाइज करिए कि हाँ, ये सवाल अगर कभी पूछा गया है तो इससे हम क्या सीख मिल सकती है, इस पर हम कैसे एक बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार के एंगल को पूछा गया है। एक यही सवाल हो सकता था कि रोल ऑफ 1857 से रिलेटेड और बिहार का उसमें पूरा फोकस करके या एक सवाल पूछ दिया जाए रोल ऑफ कुंवर सिंह पर, केवल क्वेश्चन पूछ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अगली बार अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगले प्रीवियस ईयर में दिखेगा तो आप वहाँ से कुछ कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली कंटेंट को, ये फायदा होगा। या देखिए ये पूछ चल लिया गया कि डू यू अग्री विद द व्यू दैट चंपारण सत्याग्रह वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस पर हम अलग से डेडिकेटेड वीडियोज लाएंगे, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करेंगे जरा सोचिए। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से पहले, या कह लें कि ये देखिए एक बहुत फेमस लाइन है कि चंपारण ही वो धरती है जिसने गांधी को यानी महात्मा गांधी को भारत से रूबरू कराया और वाइस वर्सा, यानी महात्मा गांधी की पहचान भारत से होती है और भारत की पहचान महात्मा गांधी से होती है चंपारण की धरती पर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से आप बात को शुरुआत दे सकते हैं, यहीं से इंट्रो कर सकते हैं। इससे पहले जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, अगर हम बात बाल गंगाधर तिलक साहब की छोड़ दें, इसके अलावा इंडिया की जो भी लीडरशिप थी वो मानते थे कि मास को पार्टिसिपेट कराने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो लोग मानते थे कि हम प्रेयर, प्रोटेस्ट, पेटिशन के माध्यम से चीज़ों को अचीव करेंगे, पार्लियामेंट्रियन वे से अचीव करेंगे, डेमोक्रेटिक वे से। कहीं भी हम वॉइस रेज नहीं करेंगे, अपनी बातों को मॉब के रूप में भीड़ में घेर घार के नहीं रखेंगे। लेकिन महात्मा गांधी आते हैं, जनमानस भी जानती है कि पहली बार अपने शक्ति का सही एहसास हुआ था। इससे पहले बंगाल का बंटवारा हुआ, लेकिन वहां पर कोई इंड रिजल्ट नहीं मिल पाया था मास एजिटेशन का। यहां देखने को मिला, लोग सड़कों पर आ गए महात्मा गांधी के साथ, बोले जेल भरो, भरना है भरो। जब हमारे महात्मा गांधी जैसे महान नेता जेल जा रहे हैं तो जेल जाने में कोई शर्म की बात नहीं है, हम भी चलने को तैयार है। जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया और यहीं पर ब्रिटिशर्स पहली बार डर खाते हैं। इतना ही नहीं, यहां से एक नया डायरेक्शन मिला पीजेंट सत्याग्रह को, पीजेंट मूवमेंट्स को। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कैसे चंपारण सत्याग्रह जो है वो टर्निंग पॉइंट रहा, या कह लें कि यहाँ से एक नया डायरेक्शन मिलता है किसान आंदोलन को, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो पूरी कहानी चंपारण की सुनाने लगते हैं कि देखिए साहब, चंपारण की धरती है, राजकुमार शुक्ला 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, यहाँ आए, गांधी जी से रिक्वेस्ट किए, गांधी जी पटना के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे, वहां पर ये किए, तीनकठिया सिस्टम था। सवाल ये है ही नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। सवाल ये पूछा ही नहीं है आपसे। सवाल क्या पूछा है कि क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के लिए एक परिवर्तनीय बिंदु था? यस, इट वाज ए टर्निंग पॉइंट। कैसे था, इस बात को आपको लिखना है, सीधी बात है। इसी तरीके से जो सवाल पूछा गया, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी, कि अपने अध्ययन काल में बिहार के तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो सवाल आपने देखा होगा पहले कि कभी पूछा गया है आज़ादी से पहले के भारत में किस तरीके से एजुकेशन का, प्रेस का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आपके शिक्षा के दरमियान पूछा जा रहा है, यानी कि पिछले 10-15 वर्षों के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको आप बताएं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि बिहार जो है हमेशा से एक फर्टाइल बेड रहा है अगर एजुकेशन की बात करें, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थिंकर्स वगैरह का जन्म हुआ है, जो विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में से एक, जहाँ विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी थी, वहाँ लोग आते थे पढ़ने के लिए दुनिया भर से। नालंदा महाविहार की बात कर लें, या फिर आगे चल के विक्रमशिला, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, सभी तो यहीं पर थी। यहाँ पर क्या कुछ शिक्षा दिया जाता था, तो एक बड़ा ही रिच हमारा हिस्ट्री है। और फिर जब मुस्लिम एरा आता है तो किस तरीके से चेंजेज आते हैं, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो क्या होता है, और अभी आज़ादी के बाद के बिहार का आप थोड़ा सा डेवलपमेंट बता दें। यहाँ पर किस तरीके के शैक्षणिक संस्थान है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला गया, योगा यूनिवर्सिटी खोला गया, एक हर एक उस बात को आप रखिए। यहाँ पर अगर एमओयू आपके दिमाग में 2-3 आ रहा है कि आईआईटी पटना का एमओयू हुआ है यहाँ से, उस बात को भी बताइए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जो इसका सेक्शन 2 है कि यहाँ पर आपको बताना है कॉज एंड मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब राइजिंग पेरिल्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसको आप हमेशा लिख सकते हैं, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा, और इस पर अगर आपके पास मतलब मटेरियल है अच्छा खासा, तो आप हमेशा फ्रूटफुल कह लें कि फेज में रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका क्या रोल रहा अगर महिलाओं की इंपावरमेंट की बात करें ग्रास रूट लेवल पर, और यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस बिहार का पूछ दिया गया। बहुत वर्षों से जीएस पेपर 2 में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी थोड़ा सोच लेते हैं कि ठीक है, महिलाओं के लिए बिहार में किस तरीके से महिलाओं की स्थिति जो है वो परिवर्तन होते हुए नजर आई है। जैसा कि मैं मुंडा रिबेलियन बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने सीधे और कानो मुंडा के सिस्टर्स का भी जिक्र किया था, या फिर आज़ादी के पहले का भारत, आज़ादी के पहले का बिहार, यहाँ पर किस तरीके से राजेश्वरी देवी जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाती हैं, या फिर और भी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, वो इस धरती से आप कनेक्ट करते हुए लिख सकते हैं।
यहाँ पर आप जब ऋग वैदिक काल का बात करें तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से करिए कि यहाँ पर हमेशा से इस तरीके का कल्चर रहा है, बीच में कुरीतियाँ आई हैं जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन बिहार कितना अच्छा कर रहा है, उसमें आप हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट को भी ऐड करिएगा, लेकिन आपका जो लिखने का शैली है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो उस समय के एक्ट वगैरह थे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के बारे में पूछा जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आरटीआई वगैरह से थोड़ा इंफॉर्मेशन रख लें, विजिलेंस क्या होता है, या जैसे कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह का ग्लिच हुआ पिगासस वगैरह, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, इससे ये पता चलता है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन इंडियन लाइफ एंड कल्चर, अब यहाँ पर ये जो सवाल आएगा तो यहाँ पर सोशल मीडिया आ जाएगा। अब मीडिया पे नहीं पूछा जाएगा, सोशल मीडिया। देखिए ये बात 2007 की है, तब मीडिया ही था, घर घर टीवी पहुंच चुकी थी, संचार क्रांति जो राजीव गांधी के समय हुआ उसका एक रूप देखने को मिल रहा था, 2005 के बाद मैच्योर हो चुका था। अब ये सोशल मीडिया का एरा है, यहाँ पर आप उन बातों को बताएंगे कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, फिशिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत आप हवाला दे सकते हैं जो वेब सीरीज वगैरह आपने देखा है उसे क्या समझा, या फिर सोशल मीडिया कैसे हेल्पफुल है, माइक्रो टारगेटिंग कैसे डिजास्टरस है, इलेक्शंस वगैरह के लिए कैसे घातक है, सारी बातों को आप एक जगह लिस्ट तो कर लीजिए। यहाँ पर कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो बिहार में जो छोटे छोटे पार्टीज का इमर्जेंस हुआ पोस्ट कांग्रेस एरा में, वो मिलनी हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड ग्रुप्स थे, तो उनका क्या रोल रहा, कैसे वो इम्पोर्टेंट भी हैं, हितों की रक्षा होती है नहीं होती है। आगे चल के जैसे हम यहाँ पर स्टैट्स वगैरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यानी कि ये जो ट्रेंड है आप इसको समझें। यहाँ पर जो कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये एवरग्रीन है, इस तरीके की चीजों को सोच के रखिए। जो आखिरी में फॉरेस्ट फायर वगैरह पर भी सवाल पूछा गया, या जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह, जो जैसे अंत में सीओपी वगैरह के मीटिंग्स, UNFCCC, विश्व दिवस वगैरह, धरती दिवस, ये सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे ये हम देखते हैं उसके बाद का पेपर है ये 48वीं से 52वीं का, यहाँ पर कैसे देखिए फिर से पूछ दिया गया था कि कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार, तो यहाँ पर हम बिहार के बारे में बताएंगे, यही बात जहाँ हम चर्चा कर रहे थे। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारी थ्योरीज वगैरह दी गई हैं। कोएलिशन पॉलिटिक्स पर पूछा जा रहा है। जब हम पार्ट 2 में यहाँ देख रहे हैं तो फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ है लिखने को, आप इसके इकोनॉमिकल पहलू को जोड़ सकते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो उसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आगे तो निकल जाता है, लेकिन बिहार का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, ये जो ईस्टर्न यूपी है ये पीछे रह जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो फोकस होना चाहिए नहीं हो पाया, तो यहाँ पर जियोग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट उसको कोप करने के लिए क्या आजकल कर रही है, सारे बातों को रखिए। जल जीवन हरियाली का आप हवाला दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र कर रहे थे, अलग से एक सवाल भी आया हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया बट क्रिएटेड सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये कैसे हुआ, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप सोशल प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जब एकाएक ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति आती है, तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, उस पैसा का ही बैड ये रोल रहा कि वहां पर ड्रग्स पेडलिंग ये सब काफी बढ़ जाता है। लोगों ने जंगल को काट दिया, यहाँ पर जो भी इक्वलिप्टस के पौधे थे, पेड़ थे, वो लगाए गए, उस समय वाटर लेवल को कैसे वो डिस्टर्ब किया। इतना कुछ है आपको लिखने के लिए, चीज़ों को बस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे पूछा गया है पोटेंशियल टू जनरेट एनर्जी, तो ये सदाबहार है, इसमें जैसे फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट वगैरह बनाया जा रहा है, विंड एनर्जी, टाइडल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे अगला जैसे ये सवाल देख रहे हैं कि इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है HIV एड्स के रिसर्च में, तो ऐसे ही पेंडेमिक वगैरह कोविड-19 वगैरह हुआ है, या अभी हम देखते हैं गायों के बीच में जिस तरीके से बीमारी फैली हुई है, तो उस पर सवाल वगैरह पूछा जा सकता है। उसमें क्या अनुसंधान हो रहा है, ये साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, या सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का रोल, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको करना है, तो ये सीख मिलती है। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग ईयर्स के, जैसे ये 53वीं से 55वीं का, ये पेपर 1 पेपर 2 हो गया, या यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये 56वीं से 59वीं का हो गया। इसके बाद
ये इसका पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इनको एक में कंपाइल करके इसका सुपर कंपाइलेशन जो है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ये जो क्वेश्चन है 60-62 में पूछा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार का रोल क्विट इंडिया मूवमेंट में, महात्मा गांधी, आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण, सब कुछ लिखेंगे ना यहाँ पे। ये वेस्टर्न एजुकेशन का चर्चा कितना पहले आया था, फिर यहाँ दिख रहा है मौर्यन आर्ट और उसका बिहार के साथ कनेक्शन बताना है, गांधी जी के थ्योरी पर सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंगाली लिटरेचर म्यूजिक, या फिर यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू। तो ये सब कुछ देख रहे हैं, गांधी नेहरू टैगोर पर सवाल आते ही आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। एक दो बिहार विभूतियों को आपको याद रखना है। अब उस समय जो ये स्टैंड ऑफ है डोकलम का था, बाद में हम देखते हैं आगे चल के कि जो ये गलवान घाटी में क्राइसिस हुआ, या फिर जो भी इंडिया के साथ अभी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसका आप थोड़ा जिक्र रखेंगे। रसिया यूक्रेन की क्राइसिस का क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, सब कुछ डेवलपमेंट साइंस एंड टेक में क्या हो रहा है, उस तरीके से आपको करना है। आगे चल के हम 60-62 के बाद 63 के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। तो ये जैसे पेपर 1 है तो देखिए ना, यहाँ पर गांधी जी से फिर सवाल पूछ लिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन से पूछ लिया गया, बिहार का कंट्रीब्यूशन इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD। तो ये विद्रोह के लिए बिहार में केवल, अब यहाँ पर वो जैसे सवाल था 1857 रिवोल्ट, इसी तरीके से चीजों को कनेक्ट करेंगे। कॉज ये पूछ लिया गया संथाल रिबेलियन का, चंपारण सत्याग्रह के कॉज और रिजल्ट पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसे गेम चेंजर था, वो केवल रिजल्ट। यहाँ कॉज वाले भी फैक्टर्स को आपको बताना है, यहाँ थोड़ा आंसर अलग हो जाएगा। पटना कलम हो गया, यहाँ बिम्स्टेक हो गया, इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन से सवाल, रोहिंग्या रिफ्यूजी की क्राइसिस थी उस समय, अभी कौन सी क्राइसिस चल रही है, यमन की क्या स्थिति है, थोड़ा वो भी जानेंगे। ये सब जानेंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे सवाल पूछा गया, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट से सवाल पूछा ही जा रहा है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं, और ये बहुत अच्छे से मैं तैयार करवाने वाला हूं यहाँ पर आपके लिए। और आपके मन में अगर कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।